हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन इकॉनमी के बारे में। और साथ ही जो हमारा एक सेक्टर हम आज एक्चुअली कवर करने वाले हैं वो है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है, कैसे ऑटो सेक्टर का ग्रोथ होगा, मतलब कैसे ग्रोइंग एक सेक्टर बन रहा है, उस पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, हर सेक्टर का एक्चुअली एक फेस होता है। एक होता है ग्रोइंग, फिर आता है मैच्योरिटी, फिर आता है पिक, फिर आता है डिक्लाइन। चार फेसेस होते हैं हर सेक्टर्स के। तो अभी देखेंगे कि ऑटो सेक्टर किस पीक पे, मतलब किस फेस में है। और आज हम अगर बात करें इंडियन जीडीपी की, तो इंडिया का जो जीडीपी है वो पहले 8.5 तक चला गया था 2023 में। बट अगर आज की डेट में हम देखें, जो ऑलमोस्ट अक्टूबर का डाटा है, तो इसमें 6.7% के 6.7% से हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है। और ये अभी आईएमएफ ने बताया था कि आने वाले टाइम में, मतलब 2024 जैसे ख़त्म होगा, 2025 में हम 2025 में हम जापान को बीट करने वाले हैं। और हो सकता है कि 2026 तक हम जर्मनी को भी बीट करके टॉप थ्री में आ जाएं। जो टॉप फाइव इकॉनमी है वहाँ पे, जो जैसे टॉप पे यूएसए है, फिर चाइना आता है, फिर उसके बाद से आता है जर्मनी, फिर जापान, फिर इंडिया। बट आने वाले 1 से 2 साल में हमारी अगर जो ग्रोइंग इकॉनमी है, जो हमारा पेस है, वो अगर 7.5 से 8% के आसपास रहता है, तो हम इजीली जर्मनी को विद इन ए पीरियड ऑफ 1.5 to 2 years हम बीट कर पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत एक अच्छी बात होगी एक ग्रोइंग इकॉनमी के लिए। जैसे हमारा लीडरशिप बढ़ रहा है, हमारी जियो पॉलिटिक्स लास्ट 10 साल में जैसे इम्प्रूव हुई हैं, तो इस रीज़न से भी बहुत एक हेल्प मिलता है। ये फॉरकास्ट है जो आईएमएफ ने रिलीज़ किया था कि हमारा जो क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4 का जो जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है वो 7.7% से 7.2% के आसपास रहने वाला है। और वहीं अगर फाइनेंशियल ईयर 2026 की बात करें, तो हमारा वहाँ पे जो फेस रहेगा 6.5 to 6.8% के आसपास रहेगा। यानी कि आने वाले टाइम में 2026 के आसपास हमारी जो इकॉनमी है वो थोड़ी सी और स्लो हो जाएगी। अभी पहले 2023 में 8.5% के आसपास था, थोड़ा सा स्लो डाउन आया है। अभी 7%, 6.5 to 7% के आसपास आ गए हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और स्लो होगा और 6.5 to 6.8% आ सकते हैं। अगर हमारा कंज्यूमर प्राइस की बात करें, तो कंज्यूमर प्राइस में भी डिक्लाइन आया है। एक टाइम पे हम क्वार्टर 2 में अच्छा कर रहे थे, 6.5% के आसपास थे। अभी जो हमारा परसेंटेज है वो गिर के 4.8 to 5% के आसपास आ गया है। अगर हम अपने अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें, तो वो ऑलमोस्ट अभी 7.8% तक हिट कर चुका है, जो कि लास्ट ईयर थोड़ा सा कम था। अभी अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ चुका है। और जीडीपी जो हमारी है वो भी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है। अगर हम बाकी देशों को की बात करें, जैसे यूएसए, जापान, जर्मनी, यूके, यहाँ पे भी स्लो डाउन आया है। इवन जो जर्मनी है वहाँ पे रिसेशन आते आते बचा है। उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है कि उनकी एक ब्रांड है कार मैन्युफैक्चरिंग, फॉक्स वैगन का नाम सुना होगा आपने। तो फॉक्स वैगन में अभी ले ऑफ चल रहे हैं। उनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो ऑलमोस्ट 21% से डिसरप्ट हुआ है, 21% से फॉल हुआ है। तो इस रीज़न से भी उनकी इकॉनमी को थोड़ा सा झटका लगा है। बाकी हम अभी देखते हैं कि जो हमारी इकॉनमी है वो तो चल रही है, मतलब उसमें थोड़ा सा फेस स्लो डाउन का आया है। बट हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी वहीं पे है। अभी भी हम पर कैपिटा इनकम को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो अभी भी 1.95, 1,95,000 के आसपास है। तो इसमें थोड़ा सा ये देखना बनता है कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो कैसे इम्प्रूव होगा एज ए गवर्नमेंट, एज ए सिविलियन, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमारी जो मेन एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो अभी भी हम 46% एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं। और बाकी
25% में माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, कंस्ट्रक्शन वगैरह में आ जाता है टेरिटरी में। तो अभी भी जो हमारा मेन है, जो कि अगर 2011-12 की बात करें तो ऑलमोस्ट 2 से 3% का फॉल देखने को मिला है। मतलब जो पहले 100 में से 48 से 49 लोग एग्रीकल्चर करते थे, अभी 2023 से 24 में वो 46 लोग रह गए हैं। जो एम्प्लॉयमेंट है, मनरेगा का नाम सुना होगा आपने। मनरेगा जो अनएम्प्लॉयमेंट के डाटा वगैरह शेयर करती है, प्लस अनएम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम करती है, उसने भी एक डाटा शो किया है कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2021 के अप्रैल में अच्छा था, पीक पे था एक ऑलमोस्ट। 2020 में हम 2015 में डाउन हुए थे, 2020 में डाउन हुए थे। अभी जो 2020 के समय जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट डाटा था, वही सेम अभी 2024, ये अप्रैल का डाटा है एक्चुअली, तो अप्रैल के आसपास आ गए थे। आज हम नवंबर में बैठे हैं, तो पिछले, ये एक्चुअली क्वार्टरली निकलता है, एक्चुअली ईयरली है, सॉरी। तो अभी एक न्यूज़ आई थी कि जो फॉक्सवैगन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ले ऑफ चल रहा है। मतलब जो मज़दूर थे, जो वर्कर्स हैं, उनको निकाला जाता है निकाला गया था, क्योंकि अब पिछले अगर 90 साल की हिस्ट्री की बात करें तो फॉक्सवैगन ने इतना बड़ा ले ऑफ नहीं किया था, इतना बड़ा उनका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो नहीं गिरा था। एक टाइम पे इन्होंने, इनके ऊपर 30 बिलियन यूरोज़ का पेनल्टी भी लगा था। वॉक्सवैगन की गाड़ियों में अगर बात करें तो ऑडी इन्हीं की है, पोर्शे है, बहुत ब्रांड, बहुत बड़ा ब्रांड है जर्मनी मैन्युफैक्चरिंग कार्स के। अभी हम बात करते हैं ऑटो पे, ऑटो सेक्टर्स पे, क्योंकि ऑटो सेक्टर्स में जो वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो ईवी का धूम मचा हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हैं टेस्ला और BYD। BYD एक्चुअली चाइना की कंपनी है, ठीक है। तो अगर ऑटो सेल्स की बात करें तो 2018-19 में जो सेल्स डाटा था, ये डोमेस्टिक है, वो 2 करोड़ 62 लाख के आसपास था। और अभी 2023-24 में 2 लाख 38 हज़ार के आसपास है। तो जो हमारा 2018-19 का पीक था, हम उसको ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं काफ़ी टाइम से। तो ये रीज़न है। अगर हम 2000, ये सितंबर मंथ का डाटा है, सितंबर की सेल्स की बात करें, सेल्स डाटा की, तो 2023 में और 2024 में, 2023 में हमने 1,50,000 यूनिट सोल्ड किए थे, मारुति सुजुकी का ये है। तो लास्ट ईयर सितंबर मंथ से इस ईयर के सितंबर मंथ में अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि हमारा जो एक फॉल आ रहा है, मारुति सुजुकी ने 3.9% लेस कार सेल किए थे, hyundai ने 5.8% लेस कार सेल किए हैं, और महिंद्रा ने 23.7% ज़्यादा सेल्स किए हैं। लास्ट ईयर उनका जो सेल्स था वो 41,000 यूनिट्स का था, इस साल इन्होंने 51,000 यूनिट्स सोल्ड किए हैं। अगर टाटा की बात करें तो 44,000 सोल्ड किया था इन्होंने, और इस साल 41,000 यूनिट सोल्ड किए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 3,62,000 गाड़ियाँ 2023 में सोल्ड हुई थी सितंबर महीने में। सितंबर 2024 में 3,58,879 यूनिट सोल्ड हुए हैं। अगर मंथ ऑन मंथ की बात करें तो अगस्त में 3,54,000 गाड़ियाँ सोल्ड हुई हैं, और सितंबर 2024 में सिर्फ 4,000 गाड़ियाँ ही सोल्ड हुई हैं, मतलब ज़्यादा। अगर हम बात करें सितंबर महीने की, तो सितंबर महीने में हमें दिखेगा कि जो हमारा सेल्स है, मारुति सुजुकी का 3.3% नेगेटिव ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। अगर 2023 के सितंबर से 2024 के सितंबर में हम कंपैरिजन करते हैं तो टाटा ने 2023 सितंबर में 82,000 यूनिट सोल्ड किए थे, इस साल उनका ऑलमोस्ट 70,000 ही सोल्ड हुआ है। महिंद्रा ने 62,000 सोल्ड किए थे, इस साल सितंबर में 71,000 सोल्ड किए हैं। 41.1% के आसपास ग्रोथ है इनका। अगर हम दूसरी चीज़ों पे बात करें, जैसे सेल्स का था, मारुति का है, hyundai का है, टू व्हीलर में भी देखें तो टू व्हीलर में भी हमें फॉल देखने को मिला है। जिस कंपनी ने ईवी में लॉन्च किया, जैसे चेतक इलेक्ट्रिक लॉन्च किया था बजाज ने, वहाँ पे 200% का ग्रोथ दिखा है। उसके बाद से एक अभी इनका फ्रीडम आने वाला है, फ्रीडम मोटरसाइकिल। एथर का रिच आने वाला है। एथर का जो एथर जो है ईवी में ही स्कूटर्स वगैरह बनाती है, तो ये
थर ने भी एक ईवी लॉन्च की थी, 450 एक्स करके है इनका एक मॉडल, तो उसमें 8% का ग्रोथ दिख रहा है। बाकी पल्सर 150 में 26% का ग्रोथ है, जो कि मतलब मार्केट डोमिनेटिंग है। अगर बजाज की जो बाइक्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा सोल्ड होती है वो पल्सर 150 है, पल्सर ही है। पल्सर 125 हो, 150 हो, 180 हो। हीरो की बात करें तो हीरो का एक वीरा ईवी स्कूटर आया था, उसने 360% का ज़्यादा ग्रोथ दिखाया। ऑलमोस्ट 6,000 यूनिट सोल्ड हुए हैं सितंबर महीने में। उसके बाद से अगर हम बात करें, ये 2000 सितंबर का है। और होंडा की बात करें तो होंडा सिटी, अमेज अमेज जो एक मॉडल है इनका होंडा का, वो 9% ग्रोथ हुआ है उसमें। सिटी में 44% का डिक्लाइन आया है, होंडा सिटी जो आती है। अगर hyundai की बात करें तो hyundai का जो क्रेटा मॉडल है उसमें 25% के आसपास ग्रोथ दिखा है। अगर 2023 के सितंबर की बात करें तो 12,700 यूनिट सोल्ड हुए थे, बट इस साल ऑलमोस्ट 16,000 यूनिट्स के आसपास सोल्ड किए हैं इन्होंने। और अभी जो सबसे बड़ा अल्कज़ार, मतलब सबसे बड़ा इनका जो, अगर हम एक प्रोडक्ट की बात करें तो जो इनका Hyundai का अल्कज़ार है उसमें 37% की ग्रोथ दिखी है। किया की बात करें तो किया का एक मॉडल है सोनेट, उसमें 107% के आसपास ग्रोथ दिखा। अगर लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर सितंबर से। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा का XUV 700 है, 13% का ग्रोथ हुआ है। थार की बात करें तो 63% के आसपास ग्रोथ हुआ है। अभी थार रॉक्स का इसमें कोई नहीं है जिक्र, क्योंकि और XUV 300 है वो, उसमें 81% के आसपास ग्रोथ है। मारुति की बात करें तो मारुति का जो अर्टिगा है उसमें 29% का ग्रोथ दिखा है। इग्निस है, 22% का ग्रोथ दिखा है। ये सिर्फ एक मंथली है, ये इस पूरे साल का नहीं है। 2023 के सितंबर मंथ का कंपैरिजन किया गया है 2024 के सितंबर मंथ से। तो आप ये मत समझिए क्या कि मतलब पूरे साल का है, ये पूरे साल का नहीं है, ये एक मंथ का है, ये मंथ वाइज आता है। तो अभी हम बात करें कि ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की, तो उसमें अभी जैसे ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन ट्रेंड है, तो 2018-19 में हम लोग 3,09,00,000 यूनिट सोल्ड कर रहे थे। 2018-19 एक ऑटो सेक्टर के लिए या फिर इंडियन इकोनॉमी के लिए पीक था। बट जैसे ही कोविड हिट हुआ, कोविड हिट होने के बाद से हमारा जो इकोनॉमी है वो स्लो हो गई, हमारा जो प्रोडक्शन था वो स्लो हो गया, हमारी सेल्स डाउन हो गई, हमारा प्रॉफिट डाउन हो गया। तो इस रीज़न से क्या हुआ कि अभी उस लेवल पे पहुंचने में हमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऑलमोस्ट 6 साल हो गए हैं 2018 से, बट हम उस लेवल को अभी तक ब्रेक नहीं कर पाए हैं। हमने 2023-24 में 2,84,034 यूनिट सोल्ड किए हैं, जबकि 2018 की बात करें तो 3,09,00,000 हमने सोल्ड किए थे। अगर हम पेट्रोल यूनिट की बात करें तो सबसे ज़्यादा हीरो और होंडा, ये दो कंपनीज़ हैं। ये टू व्हीलर की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने मार्केट कैप्चर किया हुआ है। ऑलमोस्ट अगर हीरो होंडा को मिला दिया जाए तो ऑलमोस्ट 50 to 55% के आसपास इनका मार्केट शेयर है। उसके बाद से आता है 56% का, सॉरी। टीवीएस की बात करें तो 17% का मार्केट है। बजाज का 12% के आसपास है। रॉयल एनफील्ड जो है 4% के आसपास है। अभी रॉयल एनफील्ड के लिए आने वाले टाइम में ना एक बहुत बड़ा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि अभी जो हार्ले है वो हीरो के साथ आने वाली है इंडिया में। तो हार्ले डेविडसन हीरो के साथ आएगी, तो जो रॉयल इनफील्ड का जो सेगमेंट है ना 350 से 500 सीसी का क्रूज़र बाइक के लिए, तो क्रूज़र बाइक में अभी कावासाकी भी कुछ प्रोडक्ट्स नए लॉन्च करने वाली है। हीरो आ गया, जावा की। तो अभी आने वाले टाइम में जो आरी का मार्केट है ना, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होने वाला है। सुजुकी का 5% है, यमाहा का 4% है, और अदर्स का 2% है। अदर्स में जैसे ओला आ गया, एथर आ गया, ये सारे। तो हमारा जो मैं कह रहा था कि अभी जो हमारा 2000 जो हमारा लास्ट पीक था वो 2018 में था सेल्स का, ऑटो सेल्स का। और ये 2027-28 तक फिर से अपने लेवल पे पहुंच जाएगा, यानी अपने लेवल को बीट करेगा, ब्रेक करेगा। तो जो
आने वाले 3 साल हैं ना, वो ऑटो सेक्टर्स के लिए काफ़ी अच्छा होने वाले हैं। ऑटो सेक्टर जो है 2028 से लेके 2029 तक अपने पीक पे पहुंचेगा। मतलब हम जहाँ पे 3 करोड़ गाड़ियाँ सेल कर रहे थे 2018 में, तो उसका जो है हो सकता है कि 3 करोड़ से 4 करोड़ हमें पहुंचने में 2028-29 तक का टाइम लग जाए। अभी एक डाटा आया था जिसमें बताया गया था कि मतलब ऑलमोस्ट 8 लाख करोड़ की गाड़ियां जो है वो इन्वेंट्री में पड़ी हुई हैं, ऑलमोस्ट 79,000 यूनिट्स, जो इस साल दीपावली में सोल्ड नहीं हुई हैं। तो ये शो करता है कि मतलब हमारी जो इकॉनमी है उसमें थोड़ा सा ना स्लो डाउन आया हुआ है। ठीक है। बाकी ये सेल्स डाटा है मारुति के, Hyundai टाटा के। तो आप देखेंगे कि सितंबर 2023 में हम 3,62,000 यूनिट सोल्ड कर रहे थे, लेकिन 2024 सितंबर में हमने सिर्फ 3,58,000 गाड़ियाँ ही सोल्ड की। तो हमारा जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो हुआ है, 1% के आसपास हम नेगेटिव में हैं। मंथ ऑन मंथ देखें तो अगस्त में हमने 3,54,000 गाड़ियाँ सेल की, सितंबर में हमने 3,58,000। तो अगर मंथ एक अगस्त और 2024 अगस्त और 2024 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे हमें 1% का इंक्रीमेंट है। उसके बाद से अगर हम अगस्त सितंबर महीने की बात करें तो मारुति सुजुकी 1,48,000 गाड़ियाँ सोल्ड की, लेकिन 2023 में 1,53 के आसपास था। टाटा 15% गिरा हुआ है, नेगेटिव है। 82,000 यूनिट सोल्ड हुए थे सितंबर महीने में, सितंबर 2024 में सिर्फ 70,000 के आसपास है, तो 15% का फॉल है। महिंद्रा की बात करें तो महिंद्रा अभी मतलब काफ़ी अच्छा कर रही है। महिंद्रा 62,000 यूनिट सोल्ड किया था 2023 में, बट 2024 में इन्होंने 71,500 के आसपास यूनिट सोल्ड किए हैं। ये सिर्फ सितंबर मंथ का है। ठीक है, जो कंपैरिजन है यहाँ पे सितंबर मंथ का, सितंबर मंथ 2023 से है। तो अभी जो ग्रोइंग इकॉनमी है अपनी, वैसे तो ओवरऑल देखा जाए तो ग्रोइंग इकॉनमी है, बट अभी जो है ना ईवी में थोड़ा सा, मैं एक डाटा बताता हूँ आपको। अगर आप सपोज, मैं पहले स्कूटर की बात करता हूँ, ठीक है। तो अगर हम स्कूटर यूज़ करते हैं, अगर हम स्कूटर यूज़ करते हैं, ठीक है, सपोज आप 1 किलोमीटर चलाते हो स्कूटर, पेट्रोल वेरिएंट, तो आपको जो कॉस्ट आता है पर किलोमीटर पे वो आता है 2.5 रुपये। लेकिन जब आप स्कूटर ईवी वाला, इलेक्ट्रिक वाला यूज़ करते हो तो आपका जो कॉस्ट आता है वो आता है 50 पैसे पर किलोमीटर पे। तो इस चीज़ को समझो कि कितना एफिशिएंसी है। अगर हम ईवी पे शिफ्ट हुए तो हमारा जो कॉस्ट बचेगा वो हर किलोमीटर पे 2 रुपये का बचेगा। तो इससे एक आप कैलकुलेशन कर सकते हो कि आपका जो ओवरऑल जो मतलब पूरे लाइफ में पैसा बचने वाला है वो कितना बचने वाला है। अगर फोर व्हीलर की बात करें तो अगर पेट्रोल से चलते हो तो हर 1 किलोमीटर पे आपका जो एक्सपेंस आता है वो 8 रुपये आता है, मतलब 8 रुपये पर किलोमीटर पेट्रोल पे। लेकिन जब आप ईवी पे आते हो तो ईवी पे सिर्फ 1.5 रुपये आता है, 1.5 रुपये पर किलोमीटर। समझ रहे हो? तो मतलब डिफरेंस जो है वो ऑलमोस्ट 6.5 रुपये का हो जाता है। मतलब 1 किलोमीटर पे आपका 6.5 रुपये बचेंगे अगर आप ईवी यूज़ करते हो तो आने वाले टाइम में है ना, ईवी में मतलब बहुत अच्छा स्कोप है। और ईवी में हमारे यहाँ क्या है कि अभी उतने ज़्यादा पावर स्टेशन नहीं है। इंडिया की मैं बात करूँ तो रिलायंस ने अभी हाल फिलहाल में पावर स्टेशन एक कोई फॉरेन की मतलब बाकी कंपनी है, उसके साथ मिलके पावर स्टेशन का भी लॉन्च किया था उन्होंने। तो आने वाले टाइम में ये जो सेक्टर है ना ईवी का, ये धूम मचाने वाला है। और इससे रिलेटेड जितनी सेक्टर्स हैं, जैसे बैटरी का है, पावर स्टेशन है, पावर चार्जिंग स्टेशन कह सकते हैं, तो ये दोनों सेक्टर ना काफ़ी अच्छा होने वाले हैं। अभी इंडिया तो मतलब हाइड्रोजन पे भी काम कर रहा है। महिंद्रा की अभी 3 से 4 गाड़ियाँ दिसंबर में ईवी में आने वाली हैं, एमजी की गाड़ियाँ आने वाली हैं। तो आने वाला टाइम ना ईवी के लिए है। तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह के लिए देख रहे हो ना तो ईवी सेक्टर पे थोड़ा सा एलोकेट कर सकते हो। अगर हम इंडिया और चाइना की कंपैरिजन करें ना तो चाइना का एक प्रोडक्ट है BYD, ठीक है। और इंडिया में अभी हमारे पास उतने ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, हम अ, उस लेवल पे नहीं पहुँचे हैं। BYD ऐसा प्रोडक्ट है जो मतलब वर्ल्ड वाइड सेल कर रहा है, यूरोपियन मार्केट को उसने मतलब कैप्चर कर रखा है। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए ना तो दो ही ईवी में ब्रांड हैं, कंपनीज हैं बेसिकली, एक टेस्ला और एक BYD।
आप कभी सर्च करना BYD के फीचर्स क्या हैं, तो दिखेगा आपको। BYD मतलब अगर हम कंपैरिजन करें ना फोर व्हीलर्स की, तो चाइना ने 2 करोड़ यूनिट्स सेल किए थे। अभी हम इंडिया की बात करें तो हमने सिर्फ 40 लाख यूनिट सोल्ड किए हैं। तो देख लो हम कहाँ पे खड़े हुए हैं। मतलब एक तरफ चाइना मतलब 2 करोड़ सेल कर रहा है एवरी ईयर, और हम यहाँ पे 40 लाख ही सेल कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि मतलब वो कितना एडवांस है, कितने आगे हैं। अभी फोर्ड मोटर के CEO चाइना गए थे, एक इवेंट था फोर्ड का, तो उन्होंने वहाँ पे जाके कहा था कि मतलब जो फोर्ड 40 से 50 लाख में फीचर्स नहीं दे पा रहा है, वो शाओमी और BYD जैसी कंपनीज 10 से 12 लाख में वो प्रोवाइड करा रही हैं सेम फीचर। और ये आपने मतलब अगर चाइना के प्रोडक्ट्स वगैरह यूज़ किए होंगे जैसे फ़ोन, फ्रीजेस एक्सेट्रा, तो आपको पता है कि मतलब चाइना कितना एफिशिएंटली काम करता है। अगर चाइना को देखें तो चाइना का जो मार्केट है, चाइना की जो इकॉनमी है, वो अपने खुद के लिए बनाते हैं। वो मतलब बाहर का यूज़ ही नहीं करते हैं। आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ वगैरह में सुना होगा, उनका अपना खुद का यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, सब कुछ अपना खुद का बना रखा है। इवन जो गाड़ियाँ हैं वो भी खुद की मतलब अच्छी खासी बना रखी हैं। वो बाहर के कंट्रीज़ पे, बाहर के मतलब प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। वो खुद का कंज्यूम करते हैं, खुद का बनाते हैं, खुद का कंज्यूम करते हैं। तो इस वीडियो आई नो ये थोड़ा लंबा हो गया, बट टॉपिक ही ऐसा है कि मतलब इतना टाइम भी मुझे कम लग रहा है। और समराइज़ करते हैं कि जो हमारी इंडियन इकॉनमी है वो थोड़ी सी स्लो हुई है लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर 2023 में हमारा जो GDP ग्रोथ था वो 8.5 तक चला गया था, बट अभी 2025 का जो क्वार्टर रहने वाला है वहाँ पे 6.5 टू 7% से ही हम ग्रोथ करने वाले हैं। और 2026 में हो सकता है कि वो 6.8 टू 7% के आसपास रह जाए। ठीक है। और आने वाले टाइम में जो EV का सेक्टर है, ऑटो सेल्स में थोड़ा सा एक रिसेशन आया है, अगर स्लो डाउन आया, रिसेशन क्या ही बोलें, तो आने वाले टाइम में जो EV सेक्टर है और वो बहुत अच्छा होने वाला है। पिछले मतलब आगे 3 से 4 साल का सिनेरियो लेके चलें, 3 से 4 साल का, तो EV सेक्टर काफ़ी अच्छा होगा आने वाले टाइम में इंडिया में। क्योंकि बहुत सारे स्कूटर्स आ रहे हैं, मतलब टू व्हीलर्स में EV में बजाज ला रहा है, हीरो ला रहा है, होंडा भी लाने वाला है। और अगर फोर व्हीलर की बात करें तो मारुति भी ला रहा है, टाटा ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, महिंद्रा 3 गाड़ियाँ लाइनअप हैं दिसंबर में लॉन्च होने के लिए। तो आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा होगा। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और चैनल, और कमेंट कीजिए अगर कुछ अच्छा लगा हो तो। अगर कुछ बुरा लगा हो तो वो भी कमेंट कीजिए, अगर कुछ डाटा मिस हो गया हो या फिर गलत इंटरप्शन हो गया हो तो। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।